ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? एक बार देख के बताइए प्लीज। यस मैम। यस। डन। तो देखिए, हम सीपीसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जिससे हमें एक बार पता चले कि है क्या। तो ये प्रोसीजर, यहाँ पे शब्द दिख रहा होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कोड का मतलब क्या है, इससे मिलता नहीं, अपन को सेंस नहीं डेवलप करना कि हम एक बार बिगिनर की तरह इसको डील करें। तो प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब है, ये एक तरह से प्रोसीजरल लॉ है। ये प्रोसीजर को बताती है। किसका प्रोसीजर? एक होती है हमारी सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होती है, कोई बताना चाहेगा सब्सटेंटिव लॉज क्या होती है? क्योंकि ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मेरे मॉक इंटरव्यू में पूछा गया है। क्या होती है सब्सटेंटिव लॉ, प्लीज बताइए। राइट एंड लाइबिलिटीज बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज को बताता है। जैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने, सपोज कीजिए उर्वी जो हमारी क्लास की स्टूडेंट है, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, उर्वी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मेरा राइट है और उर्वी की लाइबिलिटी क्या? मेरा राइट है कि मैं उर्वी को बोलूंगी कि जैसे उर्वी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैम आप मुझे क्लास क्लास प्रोवाइड करवा देना। मैंने उर्वी को बोला कि हाँ ठीक है उर्वी, तुम पेमेंट कर दे। तो उर्वी की लाइबिलिटी है यहाँ पे पेमेंट करना, और मेरी लाइबिलिटी क्या है? उर्वी को पढ़ाना। ऐसे ही उर्वी का राइट क्या है? पेमेंट करने के बाद को क्लासेस की रिकॉर्डिंग लेना या फिर क्लास को लाइव देखना। और मेरा राइट क्या है यहाँ पे कि उर्वी से टाइम टू टाइम जितना भी अब मेरा पेमेंट है, अगर इंस्टॉलमेंट पे करी तो मैं उसको लेने का राइट रखती हूँ। तो एक दूसरे की लाइबिलिटीज एक दूसरे के लिए राइट्स होते हैं, ये आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा। पर ओवरऑल जब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, उन राइट एंड लाइबिलिटीज को अगर कोई पार्टी निभाती नहीं है, जैसे सपोज कीजिए उर्वी ने मेरे से क्लासेस तो ली, पेमेंट भी कर दिया, पर मैं क्लासेस प्रोवाइड ही नहीं करवा रही। मेरी लाइबिलिटी थी क्लासेस प्रोवाइड करवाना, उर्वी का राइट था क्लासेस देना, अब वो प्रोवाइड मैं नहीं करवा रही। इन दैट केस मैंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि सिविल लॉ है, उसका मैंने ब्रीच किया है। इन दैट केस जब मैंने ब्रीच किया, तो उर्वी जाएगी कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने के लिए उर्वी को करना क्या है भाई? उर्वी को कोर्ट में जाने के लिए प्लेंट लगानी है। ठीक है, प्लेंट उर्वी लगाएगी, क्या क्या उसके साथ एफिडेविट देने हैं, क्या चीज देनी है क्या नहीं देनी, ये सारी बातें हमारी प्रोसीजरल लॉ में। उसके बाद ये भी उर्वी को ध्यान रखना है कि प्लेंट सही तरीके से सही कोर्ट में लगाए, वरना प्लेंट या तो रिजेक्ट हो सकती है या फिर प्लेंट रिटर्न भी हो सकती है। ठीक है, अब प्लेंट फाइल करने के बाद यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी जो होगी, जैसा कि मैं हूं यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी, मुझे रिटर्न स्टेटमेंट मतलब इस प्लेंट पे जवाब देने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद ट्रायल होगा, मतलब सुनवाई होगी, और कोर्ट क्या देगा? अपना डिसीजन, मतलब जजमेंट होगा, डिग्री होगा, हम देखेंगे इस चीज को। तो ये एक छोटा सा जो प्रोसीजर है, प्रोसेस जो है, ये यहाँ पे बताया। तो हाउ टू एनफोर्स द राइट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाट इज द प्रोसेस टू एनफोर्स द राइट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड बाय थ्रू विच लॉ। हम जिस लॉ से ये डिटरमाइन कर पाते हैं वो एक प्रोसीजरल लॉ होती है। ठीक है, आगे शायद हमारे नोट्स में होगा सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ का, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कोड का मतलब यहाँ पे होता है कोडिफाइड लॉ। ये एक कोडिफाइड लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जिसके भी सिलेबस में है, उसके लिए कोडिफाइड लॉ को समझना जरूरी है। कोडिफाइड लॉ वो लॉ होती है जो कि अननेम्ड होती है, जो कि छोटे छोटे फॉर्म्स में होती है, और उनको हम कोड में मतलब एक साथ समराइज कर देते हैं, सिक्वेंशियल फॉर्म में असेंबल कर देते हैं। जो कि बिखरे हुए लॉज में ना अनअसेंबल्ड है, जो उनको हम असेंबल कर रहे हैं, तो दैट इज अननेम्ड लॉ को हम कोडिफाई करते हैं, इसलिए हम इसको कोड बोलते हैं। हम यहाँ पे एक्ट वर्ड नहीं लिखते, हम यहाँ पे एक्ट नहीं लिखते। समझ रहे हो? हम लोग ना किसी चीज में आप समझ रहे हैं, जैसे अभी हमने संहिता कर दिया, पहले तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, अब उसको हम संहिता बोलते हैं। तो ये कोड का सेंस इस वे में है, इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो वहां पे आपको समझना होगा, है ना? तो इधर यहाँ से कोई रेलिवेंसी नहीं है। सिविल आपको पता है, सिविल मामले प्रोसीजर 1908। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक टाइटल मैंने मेरा चेंज कर लिया, ये मेरे नोट्स रश्मि शर्मा, और अब मैं यहाँ पे मेरे आरजेएस टाइटल लगाऊंगी। आई होप
आप भी जल्दी से जीजेएस, आरजेएस, एमपीजेएस जो भी आपकी जुडिशरी के हैं टाइटल्स आगे लगाएं। तो देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। पार्ट क्या है हमारा इसमें, ये बात आपको मतलब ये आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 158 सेक्शन है। पता है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप जाते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं सीपीसी में कितने सेक्शंस हैं, आप उस टाइम बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं और आप जवाब नहीं दे पाते। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि मेजर लॉ के जितने भी सेक्शंस है, रूल्स है, चैप्टर्स हैं, ये सब अपने टिप्स पे शुरू से ही रखने की कोशिश करना। मेजर लॉ की मैं बात करती हूँ, माइनर तो चलो ठीक है, भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन है 158, ऑर्डर है यहाँ पे 51 और पार्ट है 11। याद कर लेना है अच्छा से। देखिए सीपीसी में दो चीजें हैं, सेक्शंस भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं। सेक्शंस भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं। अगर देखा जाए तो सीपीसी में कुछ पोर्शन सब्सटेंटिव लॉ का भी होता है, वो हम देखेंगे कहाँ पे है, पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। पर ओवरऑल ये ऑर्डर जिसमें रूल्स आते हैं, ऑर्डर के अंदर क्या आते हैं, रूल्स आते हैं, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगी कि देखिए सीपीसी थोड़ी सी ना आपको अजीब सी लगेगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 158 तो सेक्शंस है और इनमें ना 51 ऑर्डर्स है हमारी। ये तो सेक्शन हो गए, ये ऑर्डर्स हो गए, पहले सेक्शन दे रखे हैं फिर ऑर्डर्स दे रखे हैं 51। अब इन 51 में रूल्स है। अब ये जो रूल्स है ना, ये और ये यहाँ पे जो सेक्शंस है इनको कंबाइंड रीडिंग करनी होती है, इनकी कंबाइंड रीडिंग करनी होती है। कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ बातें यहाँ पे लिखी। तो यहाँ पे एक बात अभी से क्लियर कर देती हूँ कि मैम अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, सपोज करो मैम एक लाइन है वो यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे कुछ और बात बोल रहे हैं उस लाइन में, और इन रूल्स में कुछ और बात बोल रहे हैं, मतलब सेक्शंस एंड रूल्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर इन सम मैटर। एक लाइन के बारे में सेक्शन में कुछ और बात लिखी हुई है, जैसे सपोज करो सेक्शन में लिखा हुआ है 2 विटनेस आर रिक्वायर्ड और रूल्स में लिखा हुआ है 3 विटनेस आर रिक्वायर्ड, देन विच विल प्रिवेल, कौन सा प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे नो डाउट एक स्टूडेंट आंसर कर देगा कि कौन सा प्रिवेल करेगा सेक्शन और रूल्स में, जवाब दीजिए। सेक्शन। सेक्शन, वेरी गुड, है ना। यहाँ पे सेक्शन प्रिवेल करता है, रूल्स प्रिवेल नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो आर्टिकल्स हैं, है ना, और प्रियम्बल है, उनमें अगर कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा हुआ होता है तो हमारे आर्टिकल्स प्रिवेल करते हैं, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए पार्ट, पर्टिकुलर्स और सेक्शन। तो देखिए यहां तक जो भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट लग रहा है, मतलब कुछ कोई भी इशू है तो प्लीज आप कन्वे कर सकते हैं कि वॉइस नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, जो भी इशू है आप बताइए प्लीज, किसी को कोई कुछ लग रहा है तो। अगर नहीं लग रहा तो एक बार आपके स्क्रीन पे एक रेज हैंड वाला बटन है, प्लीज उसको प्रेस करके बता दीजिए कि आप सभी एग्री हैं, समझ में आ रहा है आप सभी को, जो भी हम क्लास में हमारे पढ़ रहे हैं। प्लीज एक बार इतना आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको बोलने की कोई नीड नहीं है, रेज हैंड करके आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। जिससे क्या हुआ, मुझे भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिलता है और आप लोग का भी एक छोटा सा कम्युनिकेशन वाला पार्ट शो हो जाता है कि भी हाँ आप जग रहे हैं सब, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स एंड सेक्शंस, देखिए ये थोड़ा सा है ना, मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्स शो करी है। ये इंडेक्स जैसे आपको अभी आपके सेट नहीं होगी माइंड में, है ना, आपको समझ में नहीं आएगी चल क्या रहा है, पर फिर भी एक बार देख लीजिए, इसके नजर डालेंगे इस पे कि पर्टिकुलर्स में सबसे पहले है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में हमारे सेक्शन 1 to 8 कवर होते हैं प्रिलिमिनरी में। इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 1 है सूट इन जनरल। देखिए ये ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे पार्ट है 11, पार्ट है यहाँ पे 11, 11 पार्ट्स हैं। इन 11 पार्ट्स में है सेक्शन, ध्यान रखिए, ठीक है, और 158 सेक्शंस है। और फिर इसके बाद है हमारे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स है हमारे 51 और इनके अंदर होते हैं रूल्स। तो पार्ट्स के अंदर है सेक्शंस, ऑर्डर्स के अंदर है रूल्स। देखिए सीपीसी वैसे इजी है, पर यहाँ पे मुझे जो पर्सनल फीलिंग है यहाँ पे कि अगर आप इसके स्टार्टिंग के सेक्शंस जो मैं समझती हूँ कि 25 या फिर 32 तक कवर कर लेते हैं ना, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट से पोर्शन आपका स्टार्टिंग वाला ही रहता है यहाँ पे। इसमें भी सेक्शन 9, 10 और 11, ये और डिग्री वाला पोर्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है। इसके अलावा आगे अगर अपन चलेंगे तो सिंपल सिंपल वे में चलेंगे, कहीं कहीं पे बीच में
कुछ ऐसे ऑर्डर्स है जिनको आपको टिप्स पे रखना है। 7-10, ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 6 रूल 17, ऑर्डर 8 रूल 6 और 6A। इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल टिप्स में रखना है कि वो ही एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे सीपीसी में एक दिक्कत है, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। तो सूट इन जनरल 9 to 35, एग्जीक्यूशन 36, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आपको समझने वाला पोर्शन है। इसके बाद इंसिडेंटल प्रोसीडिंग इजी है, यहाँ पे कमीशन की बात की जा रही है। सूट इन पर्टिकुलर केसेस ये सब इजी है, स्पेशल प्रोसीडिंग इजी है, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग इजी है, अपील्स अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी है। इसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है ये इतना टफ नहीं है, इजी है ये, है ना, ये इजी है यहाँ तक पोर्शन। फिर ये पोर्शन हमारा समझने वाला है। ये वाला पोर्शन आप याद कर लीजिएगा। वैसे मैंने कभी याद नहीं करी कि कौन से पार्ट में कौन सा पोर्शन है। देखिए मैंने याद नहीं किया, जो मैं चीजें याद नहीं कर रही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा गया कि ये जो पार्ट फर्स्ट है उसमें क्या है। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आया, मैंने कभी भी याद नहीं करा। अगर आपको नहीं करना तो आप छोड़ सकते हैं, है ना, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 साल का। बहुत बार एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और लास्ट में जाके पता चला कि स्ट्रेटेजी आखिर एग्जाम को क्रैक करने की है क्या। कोई किसी को डाउट लग रहा है? मैम इस बार आरसीएस प्री में क्वेश्चन आया था मैम, ऑर्डर 45 रूल 1 से डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर से। मैम वो ऑर्डर्स भी करने होते हैं क्या मैम, जो मतलब ये लास्ट में दे रखे हैं सीपीसी में? अपील टू सुप्रीम कोर्ट तो ये तो छुड़वा देते हैं नॉर्मली। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ मैं समझ गई तुम्हारी बात, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ना ये क्वेश्चन। देखो ये बात को मैं फिर से बता रही हूँ, 100 नंबर का पेपर आ रहा है, उसमें आरजेस को अपन 100 नंबर सारी जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं। एक बार 100 नंबर 70 आता है, वैसे आरजेस में 70 की लॉ 30 की हिंदी इंग्लिश आता है, पर हम 100 को टारगेट कर रहे हैं, परसेंट में चल रहे हैं अपन। 100% जो लॉ का पेपर है उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 60% जो है ना, उनको अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं ना तो सॉल्व कर सकते हैं। रिमेनिंग रहा आपका कितना परसेंट, नहीं यहाँ पे 70, 20 और 10। ये जो 10% का पोर्शन है ना, आप उसको लेके चिंता कर रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो मैंने आंसर नहीं किया, वो मैंने तुक्का लगा के आई थी, वो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर वो पेपर को टफ तो करेंगे ना, आप समझ रहे हैं? मेरे 88 स्कोर हुए थे नंबर प्रीलिम्स में आरजेएस में। रीजन इज दैट कि यहाँ पे ये 10% की आप चिंता करते हैं, आपको करना क्या है, 70% को स्ट्रॉन्ग कर लेना है जो कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको। 20% जो आएगा ये आपका कंसेप्ट होता है, ये आपका कंसेप्ट होता है जो कि रिवीजन 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 से और थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा सा एफर्ट तो करेंगे ना, सारा मैं ही पढ़ा दूंगी आपको, धीरे 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 चीजें गेन होती है। 20% वो होता है और 10% होता है आपका कौन सा पोर्शन, जो कि किसी बच्चे को नहीं आता। कहने का मतलब सब तुक्के मार के आते हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस 10% की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, 70% को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। ये 20% जब आप किसी भी बेरक को 10 to 15 टाइम्स पढ़ लेंगे ना तो 70% कवर करेंगे। और जब आपको 20% कवर करना है तो आप मान के चलिए कि आपको 15 to 20 टाइम्स इसको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं पहले बार के लिए बोल रहा हूँ, और ये लेना है ना तो इसके लिए तो आपको 30 बार पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और ये आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, इसमें अपना टाइम मत जाया करना, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश भी करना पड़ता है। मेरा आंसर जो मैंने आपको आंसर दिया, आप सेटिस्फाई है ना? यही आपका क्वेश्चन था, तो मैंने आपको आंसर कर दिया इस तरह से। यस मैम। बिल्कुल चिंता नहीं करनी इस 10% के अपन को। ये आप देख के शौक होते हो और ये क्वेश्चन पूछ लिया, पहले मैं भी होती थी, मैं आपकी मेंटेलिटी को समझ पा रही हूँ। पर प्रिपरेशन पहले, फोकस देखिए, बहुत सच्ची बात बोल रही हूँ मैं एक्सपीरियंस की, कि 70% फोकस जो है ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ इधर उधर नहीं की, मैम ने ये तो पढ़ाया नहीं यार, मैम यार ये तो ये पढ़ रहा है, इनके राहुल आईएएस के नोट्स है इसमें तो ये भी लिखा हुआ है, ये सब फेक और फालतू चीजें हैं। सीरियसली बता रही हूँ, बिल्कुल मैं जितना पढ़ा रही हूँ पहले उसको 70% को समझ लेना, 20% आप खुद डेवलप करेंगे और 10% की चिंता देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसिडेंटल ये सब जो है ना, ये आपकी रट्टाफिकेशन है, रट लो, सिंपल सिंपल सा, कुछ समझने वाला नहीं है पॉइंट यहाँ पे। ये जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? ये सब चीजें मत याद करना, नहीं करते हम तो, पार्ट्स में तो लिख दिए, सजाने के लिए लिख दिया आप लोगों के लिए, फिर भी कंसिडर कर लेना। जैसे आप जान करें अपील 7th में है, बस याद कर लिया थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, वैसे नहीं पूछा गया आज तक के क्वेश्चन। ये स्पेशल प्रोविजन चैप्टर 9 में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, अब ये वाले भी इंपॉर्टेंट नहीं।
वैसे इसमें थोड़ा बहुत इसमें है 142 144 है एक तो रेस्टिट्यूशन, और 146 ए है। ये देख, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा मिसलेनियस वाला भी। ठीक है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं अंदर भी डील करूंगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो चैप्टर्स, और उसके पर फर्स्ट एंड सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन को हम समझ रहे हैं यहाँ पे। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में ज्यादा जाना नहीं है, ये तो बस सिर्फ आपको हल्का फुल्का अपडेशन है, सो दैट प्रीलिम्स में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपने लगा दिया, और कोई सेंस नहीं है। टू गिव यूनिफॉर्मिटी टू द सिविल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया सीपीसी। क्योंकि देखो पहले क्या था, 1859 जब ये सीपीसी आया था, फर्स्ट सीपीसी आया था हमारा 1859 पहली बार। इससे पहले क्या था, इससे पहले यही था, इससे पहले अलग अलग लॉज बनी हुई है, अननेम्ड अलग अलग लॉज बनी हुई है। अब इन लॉज को अननेम्ड इन द सेंस कि ऐसे कहीं क्या है, कहीं पे कुछ नाम दे रखा है उसको, इस टाइप से है ना। असेंबल नहीं है, अननेम्ड नहीं बोलेंगे, असेंबल नहीं है, कहीं पे लॉ नहीं है, बस कहीं पे सिंपल कागजों से काम चल रहा है ना, कि भाई एक गांव है, उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाओ ऐसा, और उससे सिविल प्रोसीजर को गवर्न कर रहे हैं। तो उन सभी को हमने जस्ट क्या करा, एक प्लेस पे लाके कोडिफाई कर दिया, उसको हमने बोल दिया सीपीसी 1859। देन आफ्टर अमेंडेड इन 1877 और 1882 में इसको अमेंडमेंट किया गया, और फाइनली इसके बाद सीपीसी 1908 को फिर से, जैसे कि अभी बीएनएसएस को बनाया, क्यों बनाया गया, इन तीन नए लॉज को लाने का रीजन क्या था, कि बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, तो सीपीसी 1908 को लाने के लिए भी यही सब हुआ होगा उस समय। ठीक है, और केम इनटू फोर्स, फोर्स में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, 111909, 111909, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस दिन से ये इनफोर्स में आई है। 1908 जो होती है, ये इनेक्टमेंट की डेट होती है, इनेक्ट कब हुआ, कब प्रेसिडेंट ने असेंट दी, कंसेंट दी, इस टाइप का यहाँ पे होता है। और ये डेट होती है जिस दिन से हम ये बोलते हैं कि इस दिन से ये लागू हुआ, जैसा कि हमारे नए लॉज थे वो हमारे 1 जुलाई से लागू हुए थे। सही बोल रही हूँ मैं, 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे हमारे नए लॉज। सही बोल रही हूँ क्या मैं? ठीक है, यस मैम। ओके डन है ना। फिर देखिए सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट, अब इसी 1908 में जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे इसको, इसमें 2 बार अमेंडमेंट हुआ, सीपीसी अमेंडमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। फिर ये करे गए मालीवट कमेटी की रिकमेंडेशन पे, और इसके बाद सीपीसी इसी इसी एक्ट में फिर से एक 2015 में अमेंडमेंट हुआ है कमर्शियल कोर्ट्स के रिगार्डिंग। क्योंकि कमर्शियल कोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें ये अमेंडमेंट पढ़ने की नीड नहीं है, बट हाँ, अगर डीजीएस का कोई स्टूडेंट कैंडिडेट है हमारी क्लास में तो उसे ये पढ़ना होगा, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट डीजीएस का सिलेबस रहता है। फिर फीचर्स हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, कोई मुझे बताएगा कितनी लिस्ट होती है हमारी, कितनी लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में? जी जी। कौन कौन सी? यूनियन स्टेट हम्म, कौन ठीक है, यूनियन लिस्ट। कॉन्करेंट में, हाँ बताइए बताइए। कॉन्करेंट में शायद 51 लिस्ट, 51 सब्जेक्ट्स होते हैं शायद। 51 नहीं, कोई और आंसर कीजिए, इनमें क्या कितने कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं बताइए? मैम यूनियन में तो 97, वेरी 97 गुड, मैम, वेरी गुड। स्टेट में 47 46 47 शायद। 47, और कॉन्करेंट में देखिए मेरा जो या 66 एक में, तो यहाँ पे ना 66 और ये 47 ऐसा है क्या, बताइए, करेक्ट कीजिए। 52 है हाँ, कॉन्क्रीट में। कितनी है? कॉन्क्रीट में 52 नहीं है क्या मैम? नहीं नहीं, वो गलत है बाव अर्चित, वो अपन ने एडिशन नहीं करना, अपन को टोटल 96, 97, 66 और 47 एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। स्टेट लिस्ट में 66 है, या फिर हो सकता है स्टेट लिस्ट में कम भी हो, कंफर्म बताइए मुझे एक बार, या फिर मैं देखूं। उर्वी क्लास में है क्या, हाँ मैम। बताइए। 97, 40 नहीं, करेक्ट है मेरा, 97, 66 एंड 47, ये करेक्ट है बिल्कुल आपका। पर यहाँ पे मैं मैंने लिखा जो भी करेक्ट है, बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि गलत हो सकती है चीजें मेरे से भी। ये देखिए
मैम कॉन्कोरेंट में तो मैम 52 बता रहा 61 है। दिखा रहा है। हम्म 61। नहीं, देखो ये सही है मेरा वाला। देखो ये रहा, ये अपन देख लेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। 97 स्टेटलेस मैम बच्चे हैं। करेक्ट है तीनों। तीनों करेक्ट है। एक बार गरिमा, आप मेरे नोट्स में से मत बोलना, उसमें से बोलो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट में से, कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट में से, क्योंकि अभी जब सब अलग अलग बोल रहे हैं तो फिर अब बेरेक्ट को चेक करना पड़ेगा हमें। पर ये कंफर्म है, मैं तो बहुत टाइम से इसको ही कर रही हूँ। 97, 66 एंड 47, वो क्या होता है, इशूज दैट कि होते तो सब्जेक्ट इतने हैं पर वो 67A, एक सेकेंड, ये देखिए ये हमारी लिस्ट आ गई है, ये हमारी वो यूनियन लिस्ट है। एक बार, ये ये 9 शेड्यूल है, ठीक है, तो 9 शेड्यूल है, सॉरी सॉरी, 7th शेड्यूल अपन को देखना है। 3 लिस्ट है हमारे 7th शेड्यूल में। तो देखिए ये कौन सी लिस्ट गई हमारी, स्टेट लिस्ट। तो देखिए ये देखिए ये यूनियन लिस्ट है पहली वाली, 97 सब्जेक्ट्स है। क्लियर है? तो ये तो आप सब एग्री थे। फिर देखिए स्टेट लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट में यहाँ पे कितने हैं, 66 एंड 47। तो यहाँ पे देखिए ये करेक्ट है बिल्कुल। अब आपको गलत कैसे दिख रहा है मैं बता देती हूँ, गूगल गलत क्यों बता रहा है मैं बताती हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट में अपने 47 है। कोई बताना चाहेगा गलत क्यों बता रहा है गूगल? क्योंकि देखो यहाँ पे 47 लिखा हुआ है, ये करेक्ट है बिल्कुल। अब क्या हुआ, गूगल ने 47 को 52 इसलिए बता दिया क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने इसको भी ऐड कर दिया कि 33 है। फिर उन्होंने एक तो ये ऐड कर दिया, और फिर उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि यहाँ पे जो भी ए बी से ऐड किए गए ना बीच में, इनके कारण देखो। पर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, बीच में अगर आप पढ़े 21A भी आया है, बीच में 35, 31A, 31B, 31C भी आया है। पर क्या हम इस आर्टिकल के नंबर में एडिशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि लास्ट आर्टिकल नंबर कितना है, 395, बीच में कितना ABCD लगा लो एडिशन करने के लिए। तो समझ गए होंगे मेरा पॉइंट, यहाँ पे 52 गलत है। वो आंसर लिखना है 97, 66 एंड 47, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये। ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हम अपने, यहाँ पे चलो हम अदर लॉज भी करेंगे हमारे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 13 में हमारा CPC लिखा हुआ है। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करके एक बार, आप सभी लोग एक प्रैक्टिस जरूर रखिए, अपने बेरेक्ट को साथ में रखेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट क्योंकि ओपन है इसलिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल प्रोसीजर, ठीक है, सिविल प्रोसीजर जो है 13 नंबर का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका ये। फिर नॉट एग्जॉस्टिव नॉट कंप्लीट, मतलब CPC कंप्लीट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि व्हेन CPC साइलेंट ऑन द पर्टिकुलर मैटर, द कोर्ट डील विद दैट मैटर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियस। देखिए CPC कंप्लीट नहीं है, सच में कंप्लीट नहीं है। मुझे तो लगता है कि 3 न्यू लॉज आए, इसके अलावा CPC में भी चेंजेस आने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पॉइंट्स को जजेस के, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके डिसीजन से, जजमेंट से क्लियर किया गया है। ठीक है, कहीं पे कुछ चीज को मैंडेटरी बोल रखा है पर वो मैंडेटरी हो ही नहीं रही, तभी तो एडजमेंट इजीली मिल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं सिविल केसेस डिले बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बस इतना सा बात समझ लीजिए आप कि CPC अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मैटर है जो कि अपन अदर लॉज में भी कवर कर लेंगे। तो व्हेन CPC साइलेंट ऑन द पर्टिकुलर मैटर, कोर्ट डील विद दैट मैटर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियस का मतलब कि CPC में कोई पॉइंट लिखा है पर हमें लग रहा है कि नहीं, इस बंदे को तो कॉम्पोजिशन ज्यादा देने की जरूरत है, मतलब इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम, हमारे CPC में तो लिखा है कि बेनिफिट ओनली डिग्री होल्डर को देना है, अपन को हमारे डिग्री होल्डर को बेनिफिट देना है। पर यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो हमारा जजमेंट लेटर है उसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, उसके साथ ही इनजस्टिस हुआ है कुछ ना कुछ केसेस में। तो हम उसको भी मान लीजिए कॉस्ट दिलवा रहे हैं या फिर उसको भी कुछ कॉम्पनसेशन दिलवा रहे हैं। तो इस तरह से इक्विटी जस्टिस कॉन्शियस का मतलब है कि दोनों को हम समान नजर से देखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई डिग्री होल्डर को आप बेनिफिट दे रहे हो तो जजमेंट लेटर के साथ कोई दिक्कत हो रही है, उसके साथ इनजस्टिस कॉज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हेन देयर वाज, CPC के एग्जॉस्टिव है? तो नहीं है, CPC एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर किसी मामले में CPC साइलेंट है, कुछ पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियस से गवर्न होती
ये देखिए जो बिगिनर है उनके लिए ये सब चीजें बाद में इजी हो जाएंगी, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये जो बार बार बड़े बड़े लॉज जो मेजर होंगे उनमें कवर होते रहेंगे आप। इट इज अ प्रोसीजरल लॉ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया। ठीक है, ये तो सिंपल है। फिर लॉन्ग टाइटल क्या होता है? एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोड। मतलब इसका लॉन्ग टाइटल क्या होता है? एक तो होता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। और लॉन्ग टाइटल हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम ये पढ़ते हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ लॉन्ग टाइटल कहाँ पे रहता है। ये आपका इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको कोडिफाइड लॉ बताया, वैसे शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल जो होते हैं वो आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पार्ट होते हैं। अगर नोट्स बने हुए होते हैं तो चीजें बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी कंप्लीट होती है, ये बात तो है। पर बस वही है कि नोट्स बनाना और हाथ से बनाना टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो देखो, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द कोड ऑफ सिविल कोड। कंसोलिडेट और अमेंड, ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा शॉर्ट टाइटल, और ये क्या है? लॉन्ग टाइटल। तो ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और अमेंड कर रहे हैं, ये एक तरह से कोडिफाइड और कंसोलिडेटेड लॉ है। ये कंसोलिडेट इसलिए बोल रहे हैं, पहले ये कोडिफाइड लॉ थी, कोड, ये अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, हमने उनको कोडिफाइड किया। कब बना? 1859 में पहली बार कोड कर दिया हमने इसको, 1859 में। उसके बाद हमने और चीजें इसमें ऐड की है, और एरियाज को हमने बिल्कुल बता ना, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने और चीजें इसमें ऐड की। तो ये कंसोलिडेट करके बनाई गई लॉ है। तो ये कंसोलिडेट और अमेंड द लॉ रिलेटेड, तो इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये क्या होता है हमारा लॉन्ग टाइटल। ये बताता है कि सीपीसी में प्रोसीजर जो है ना, उसको हमने अमेंड भी किया है और कंसोलिडेट भी किया है, अलग अलग एडिशन किए, एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसमें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो ज्यादा हम इस पर मैम डिस्कशन नहीं करेंगे। कंसोलिडेट का मतलब? कंसोलिडेट का मतलब कि हमने कंसोलिडेट करना है ना, हमारे पास और भी रूल्स रेगुलेशन थे, एडिशन करना इसमें। देखिए ये कंसोलिडेट और कोडिफाइड जो है ना, ये आपके इंटरप्रिटेशन के टॉपिक होते हैं। ये बिल्कुल इनमें एक थिन लाइन डिफरेंस होता है कोडिफाइड में और कंसोलिडेट में। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, वहां पे अच्छे से समझ सकते हैं इसको। पर अभी आप इसको इतना समझिए कि कंसोलिडेट का मतलब कि हमने ऐड कर करके, अलग अलग पार्ट्स को ऐड कर करके कंसोलिडेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ओके, फिर है क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो सेक्शन है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच कर रही हूँ, जो कि आपके आगे आने वाले पॉइंट्स में कवर होने वाला है, सेक्शंस पे कवर होना है। मैंने सेक्शन नंबर यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि हम आगे कवर कर लेंगे। सेक्शन 158 कितना है? कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सेक्शन, जो भी हमारे सेक्शंस होंगे, इन सेक्शंस को पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अमेंड कर सकते हैं। फिर हमारा देखो, अब इसको पार्ट्स 11 है, उनमें क्या क्या है? सेक्शंस है, और ये जो सेक्शंस है इनको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एनेक्ट कर सकती है। फिर हमारा फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल। इस फर्स्ट शेड्यूल में 51 ऑर्डर्स है, और इन ऑर्डर्स के अंदर हमारे आते हैं रूल्स। तो जो ये रूल्स होते हैं, जो ये रूल्स है, ये ऑर्डर्स है, फिर शेड्यूल अपन बोलते हैं। पूरे शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में 51 ऑर्डर्स हैं, और उन 51 ऑर्डर्स में रूल्स दिए गए। ठीक है, 51 ऑर्डर्स में हमारे 50 फर्स्ट शेड्यूल में हमने 51 ऑर्डर्स हैं, उनमें बहुत सारे, हर एक ऑर्डर में अलग अलग रूल दिए गए। तो ये जो रूल्स है, इनको जो अमेंडमेंट किया जाता है, ना केवल पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर बल्कि हाई कोर्ट भी इन रूल्स को चेंज कर सकती है। ये आपको अपने माइंड में सेट करना। ये दोनों पॉइंट्स अलग हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, कि सेक्शन को अमेंड करने की पावर पीटी मतलब पार्लियामेंट, है ना, मैंने बताया नहीं आपकी आपको सीट है। क्या। किसी का माइक अनम्यूट है, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज माइक म्यूट कीजिए आपका। हम्म। तो पीटी मतलब है पार्लियामेंट, ठीक है, और एसएल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। मैं एब्रीविएशन यूज करूंगी, लेजिस्लेचर। ठीक है, आप भी बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे, सारे हैबिचुअल हो जाएंगे। और रूल्स में चेंज करने की पावर हाई कोर्ट को होती है। ठीक है, फिर अपेंडिक्स A to H है,
तो ए में है प्लीडिंग, बी में है प्रोसेस, सी में है डिस्कवरी इंस्पेक्शन, डी में है डिक्री, ई में है एग्जीक्यूशन। इसको याद करना आसान है, ये क्या क्या होते हैं ये आगे करने वाले हैं। आपको ये याद कर लेना है कि ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए टच होगा, मेंस का नहीं पूछा जाए कुछ भी। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ा है। फिर है एफ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, जी अपील रिव्यू रिवीजन, फिर एच मिसलानियस और आई सप्लीमेंट ऑफ ट्रुथ। स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, एक बार सप्लीमेंट ऑफ ट्रुथ आई देखना क्या है, एक बार आई सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग और प्रोसेस डिकवरी, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग और मिसलैनियस, तभी सप्लीमेंटल। और एच आई नहीं दे रखा इसमें, आई एच और आई, एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा डी डिस्कवर, यहां पे एक मिनट दीजिए मुझे, सी ट्रेडिंग, सी डिस्कवरी, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। मैम मेरे बैरक में तो अपेंडिक्स एच तक ही है मिसलेनियस। नहीं पर उर्वी देखो यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं है, बी बी और, प्रोसेस, सी में डिस्कवरी, डी में डिक्री, है ना, ये गलत है ई ना यहाँ में पे। एग्जीक्यूशन। हाँ हाँ, ई नहीं है ना। हाँ हाँ, ये नहीं है ना डी यहाँ और पे, ई। डी और ई नहीं है, तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, एफ को डी कर दिया, एफ में डिग्री कर दिया। देखो ये बड़े बड़े इंडियन कोड वाले हैं ये, और ये डायरेक्ट ऑनलाइन ही लिया मैंने, इंडियन कोड का है, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें पता है, याद है सब चीजें। ये करना है तो कर लेना, ये क्या कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, और भी जैसे अब इसमें गलत लिखा हुआ है ना, तो कहीं कहीं पे सब आई को सप्लीमेंट और ट्रुथ लिख रखा है, पर आप इसको छोड़ सकते हैं ना, यू मे स्किप दिस, अदरवाइज इट इज प्रॉपर, ये प्रॉपर है आपका बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो अपने पास इसको देख के बनाए, ऐसा नहीं है। ये नोट्स जो है बिल्कुल यूनिवर्सल के बेरेक को देख के बनाए, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख के नहीं बना सकती इतना लैपटॉप को, बुक को देख के बनाया गया। तो प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 8 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनली हम उस पोर्शन पे आ चुके हैं, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को खत्म किया है। तो उससे पहले आपको मैं समझा देती हूँ, चलो हमारे आगे जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे तो वैसे आप कवर करेंगे। हम एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि भी सिविल केसेस में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था मॉक इंटरव्यू में कि सिविल प्रोसीजर का, सिविल में अगर किसी पर्सन ने प्लेंट दी है तो प्रोसेस आगे क्या रहता है, आगे का प्रोसीजर क्या रहता है, तो उसको हम एक बार आगे जैसे कोई पॉइंट कवर होता है हम उसको कवर कर लेंगे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल सीपीसी 1908, कमेंसमेंट 111909, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल हो गया अब ये, बाय 31 अक्टूबर 2019 बाय जम्मू कश्मीर। ये मेरा मैंने जेएलओ एग्जाम दिया था अभी ऐसे ही मजे मजे में, तो ये यहाँ पे मैंने 30 पे टिक कर दिया था एग्जाम में, जबकि आंसर का था 31। तो ऐसे छोटी छोटी पॉइंट्स को, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स होती हैं, सिली तो नहीं बोलना चाहिए पर हो जाता है उस समय, कहने का मतलब ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उन पे आपको कभी भी नहीं अटकना। तो 31 अक्टूबर 2019 बाय जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ था। पर ये दो जगह पे लागू नहीं है, नागालैंड एंड ट्राइबल। ये दोनों जो चीजें लिखी हुई, ये पूरा पॉइंट जो है ना सेम है बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारा सीआरपीसी का टॉपिक है, सेम उसमें भी नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता। ऐसे ही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होती। पर यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ द सीपीसी, सीपीसी की प्रोविजन को जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड कर सकती है नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में। वैसे ये नहीं एप्लीकेबल है, पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे भी ये एक्सटेंड हो सकते हैं। ये सेम बीएनएसएस पे लिखा हुआ है। सेक्शन 2, तो सेक्शन 1 को हमने रीड करा, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, जहां पे देखिए डाउट रहेगा आपको तो आपको पहले पूछ लेना एक बार, यहां तक सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है, कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा है कैसा भी है पूछिए, क्योंकि आपने पेमेंट किया है यहाँ पे, आप फ्री में नहीं बैठे, आपका राइट है। और आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा और अनम्यूट करके आराम से बोल रहे हैं, मस्त बिल्कुल कंफर्टेबल होके आप बोल सकते हैं कि मैं भी एज अ बिगिनर थी और आपके जैसी थी, बल्कि आपसे भी ज्यादा मेरी सिचुएशन सही नहीं थी उस समय, तो आप इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है,
आप सभी को क्लियर है, मैं ऐसा मान रही हूँ। सेक्शन 2 डेफिनेशन मैम क्लॉज। ये सेक्शन 1 की जो एक्सप्लेनेशन है डायरेक्ट में, वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना प्री के हिसाब नहीं से? नहीं नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है। जी मैम। मैं अननेसेसरी नहीं करवा रही आपके पास बिल्कुल भी। सेक्शन 1 की वैसे है क्या? डोंट डू दिस। नो, नहीं पढ़ा मैंने आज तक इसको। ठीक है, सेक्शन 2 वैसे पूछ लेना ये, है ना, बिल्कुल गरिमा आपको। और जैसे उर्वी है, सोनाक्षी है, हिना है, आप सभी, इरम है क्लास में, और भी जो भी पुराने स्टूडेंट है, खुशबू हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है सभी ने, तो प्लीज आप लोग ये हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे कि बेरक आप पास में रखेंगे इन केस कुछ भी यहाँ पे। वैसे चांसेस नहीं है गलत लिखने के, पर हो सकता है ना, इनमें भी इंसान हूं, तो वो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। सेकेंडली कोई पॉइंट हमारा छूट रहा है तो वो आपको इन्फॉर्म करना है, वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 में सबसे पहले आ रहा है 2(1) में कोड है। तो ये क्वेश्चन होते हैं आपको ना 10% में मैम, वो 10% तो ये है, वो कोड कहाँ डिफाइन है 2(1) में? इट इंक्लूड्स रूल, कोड के अंदर रूल्स इंक्लूडेड है। पढ़ लो फटाफट से, वैसे मैं भी नहीं करती थी, नहीं करती थी। टाइम किसके पास है भाई? बहुत सारा कंटेंट है, आप समझना, जो मैं छुड़वा दूंगी उसको छोड़ देना, क्योंकि वो सिचुएशन में आपको समझ सकते हो कि छोड़ना आसान नहीं होता कि छोड़ दिया और एग्जाम में आ गया तो, पर आप विश्वास करके छोड़ेंगे उसको, क्योंकि चांसेस 1% है जो मैं छुड़वा रही हूँ उसको। 2(2) डिग्री। ठीक है, तो डिग्री देखिए क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कोड। कोड के एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल पता है क्या होता है? फॉर्मल का मतलब है ये, फॉर्मल में जो भी चीज फॉर्मल होगी उसका फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट, फॉर्म होगा उसका, किस तरह से लिखना होता है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब विच इज प्रेस्क्राइब्ड थ्रू फॉर्म नहीं बोलेंगे कि एक फॉर्म बनाओ इसमें लिख दिया अपन, जैसे फॉर्म भरते हैं ना अपन कॉलेज का कहीं का भी, एक फॉर्मेट होता है उसका। तो यहाँ पे ऊपर हमें पार्टीज का नाम लिखना है, फिर हमें केस की फैक्ट नहीं लिखनी होती डिग्री में। ध्यान रखिए, जजमेंट और डिग्री में ये फर्क होता है, जब जजमेंट होता है लंबा चौड़ा, इसमें सब कुछ, इसने इसको मारा, मारपीट की, फिर प्रॉपर्टी ले ली, ऐसे वैसे जो भी फैक्ट्स होते हैं। डिग्री इज अ कंसाइज स्टेटमेंट, डिग्री इज अ कंसाइज स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मेकिंग जजमेंट। जजमेंट दे देती है कोर्ट, डिलीवर कर देती है, सॉरी मेकिंग नहीं, मेकिंग इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। व्हेन द कोर्ट डिलीवर इट्स जजमेंट, उसके कुछ दिन बाद, मतलब 15 दिन बाद डिक्री बनाई जाती है। डिक्री इज अ कंसाइज फॉर्म। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ डिक्री होती क्या है। देखियो, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डर 20 को देखते हैं। तो ऑर्डर 20 जैसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई डिक्री होती क्या है। छोटी सी जो मेन मेन बात होती है ना वो डिक्री में होती है, और एग्जीक्यूशन हमारे डिक्री का ही होता है यहाँ पे। जैसे आप क्या होता है कि क्रिमिनल मामले जो होते हैं ना, उनमें अगर आप शब्द यूज करें, एक बार पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। क्रिमिनल में हम वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होता है किसमें? क्रिमिनल में। और जजमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होता, सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होता है। वैसे ही सिविल में डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है, जजमेंट का नहीं होता। क्योंकि जजमेंट जो होता है ना, वो तो बताता है कि भाई किन आधारों पे, किन एविडेंसेस के बेसिस पे क्या फैक्ट्स थे जिन पे डिसीजन दिया गया। जबकि डिक्री जो होती है एक जिस्ट होता है, जिसके जो बताता है कि भाई ये चीजें इनके बीच में केस था, ये डिसीजन दिया है कोर्ट ने, इतना कॉस्ट इसको देना है, ये सब चीजें। देखो एक बार पढ़ लेता है डिग्री में होता क्या, आप एक बार यहां से कंसिडर करेंगे इसको। कंटेंट ऑफ डिग्री देखिए, कंटेंट ऑफ डिग्री, डिग्री में होता क्या है तो देखिए, डिग्री, द डिग्री शैल एग्री विद द जजमेंट। क्योंकि जजमेंट जब जिस दिन पास हुआ उसके 15 दिन के अंदर डिग्री को करते हैं ड्रॉ, डिग्री को ड्रॉ करते हैं, जजमेंट को डिलीवर करते हैं। तो डिग्री शैल एग्री विद द जजमेंट, बिल्कुल जो जजमेंट में लिखा हुआ है कि 5,000 की कॉस्ट देनी पड़ेगी, और जजमेंट जो है डिग्री होल्डर के फेवर में, मतलब प्लेंटिफ के फेवर में दिया गया है, ये बात जजमेंट में और डिग्री में सेम रहती है। इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट। सूट का नंबर क्या था? सूट का नंबर, स्पेसिफिक नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, रेस्पोंड, प्लेंटिव और डिपेंडेंट, दो पार्टीज होती है, ध्यान रखिए। क्रिमिनल में हम बोलते हैं अक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन, क्या बोलते हैं? अक्यूज एंड प्रोसिक्यूशन। और यहाँ पे अक्यूज कौन होता है? डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ केस लगाया जाता है।
और प्लेंटिफ जिसने केस लगाया है, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन केस लगाता है अक्यूज के खिलाफ, वैसे यहाँ पे प्लेंटिफ केस लगाता है डिफेंडेंट के खिलाफ। जिस भी व्यक्ति के फेवर में डिसीजन दिया जाता है उसे हम बोलते हैं डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया जाता है, मतलब जिसको यहाँ पे अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया गया, उसे हम बोलेंगे जजमेंट डेटर। ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होंगे ये। तो यहाँ पे पार्टीज मतलब जो भी प्लेंटिफ है डिफेंडेंट, ठीक है। द रजिस्टर्ड एड्रेस उनके, द पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम, उन्होंने क्लेम क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दिलाओ, प्लेंटिफ बोला मुझे मेरी प्रॉपर्टी दिलाओ और उस पे ना मीन प्रॉफिट भी दिलाओ, मीन प्रॉफिट पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड शेल स्पेसिफाई क्लियरली द रिलीफ ग्रांटेड और अदर डिटर्मिनेशन ऑफ सूट, और जो भी क्लेम क्या था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, और कोर्ट ने रिलीफ क्या दी कि हाँ प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट ने बोला कि हाँ प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी के लिए हकदार है। फिर अदर डिटर्मिनेशन के अलावा ये कुछ और भी पॉइंट अगर कोर्ट रखते हैं तो वो भी होगा। इसके अलावा कॉस्ट का अमाउंट होगा। तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीज का नाम, उसने क्या क्लेम किया था और क्या रिलीफ दी गई, सिर्फ यही बातें हम डिग्री में लिख रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं है। पर जब, और इसके अलावा हम कॉस्ट का अमाउंट भी लिखते हैं, पर जब आप जजमेंट के कंटेंट को देखेंगे तो जजमेंट में देखिए क्या लिखा होता है। जजमेंट में लिखा होता है, देखिए ये याद रखना, ऑर्डर 20 दिखा रही हूं मैं, ऑर्डर 26 में, ऑर्डर 20 के रूल 6 में कंटेंट ऑफ डिग्री लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो रूल्स होंगे ऑर्डर्स के वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आप उनको रेड मार्क कर देंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे उनको आप येलो मार्क कर दीजिएगा, है ना। और जो लीस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उनको अनमार्क रहने देना, उनको मार्किंग मत करना। तो यहाँ पे देखिए जजमेंट में क्या लिखना है अपन को, पॉइंट सॉरी कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। ये जो है ना कि बहुत लंबा होता है। इसने इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी ली, 3 भाई थे, इनकी ये प्रॉपर्टी थी, इनके पिताजी ने दी थी, ऐसा था वैसा था, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो कि यहाँ पे डिग्री में नहीं लिख रहे। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कि हमको क्या क्या डिसाइड करना है कि क्या ए ने बी की प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजेशन से लिया है, क्या इन दोनों के बीच में कोई पेमेंट हुआ है, क्या ये इसने इसको नोटिस दिया था। इस टाइप की पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन यहाँ पे आप जब जजमेंट राइटिंग करते हैं सिविल क्रिमिनल की, तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। पर अभी आपको कोई समझने की नीड नहीं है। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन मतलब क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनका डिसीजन, हर एक क्वेश्चन का डिसीजन क्या है, कोर्ट ने क्या दिया, और उस डिसीजन को देने के पीछे लॉजिक क्या है भाई, कौन सी एविडेंस एक्ट का, कौन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन तुमने लगा दिया, वो रीजन यहाँ पे देना पड़ता है। तो लंबा चौड़ा जजमेंट होता है, उस जजमेंट के 15 दिन बाद डिग्री ली जाती है। तो मैं आपको अब यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि डिग्री क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक चल रहा है ये। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के एडजुडिकेशन मतलब जुडिशियल एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड लगाया। जुडिशियल माइंड लगाने का मतलब है कि कोर्ट ने यहाँ पे अपने जजमेंट जो दिया ना, वो एक तरह से एडजुडिकेशन है आपका, उसका एक फॉर्मली एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि डिक्री शैल एग्री विद दी जजमेंट। अब जजमेंट में आपने एडजुडिकेशन किया है, जुडिशियल माइंड लगाया, उसको फॉर्मली एक्सप्रेस किसके थ्रू किया, डिग्री के थ्रू। तो ये आपको मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ऑर्डर 20 रूल 6, कितना सुंदर सा लिखा है, ऑर्डर 20 रूल 6। जैसे आप कनेक्ट करें, फॉर्मल का मतलब क्या है, एक फॉर्मेट है भाई, नाम, पार्टीज का नाम, केस का नाम, क्लेम एंड रिलीफ एंड कॉस्ट, दैट्स इट, एंड साइनिंग एंड डेट ऑफ जजमेंट। डिग्री में डेट ऑफ जजमेंट आती है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस दिन जजमेंट दिया गया उसके 15 दिन बाद डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, पर डेट जो आएगी ना डिग्री में, वो जजमेंट की डेट होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ केस व्हेन कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के राइट्स जो है ना कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो रहे हैं, मतलब क्लियर कट, खत्म, केस बिल्कुल खत्म, कंक्लूड कर देना। मैं मेरे क्लास को कंक्लूड कर रही हूँ मतलब खत्म कर दूं, कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट को डिटरमाइन कर देते हैं यहाँ पे डिग्री के रिगार्डिंग ऑल और एनी मैटर इन दी कॉन्ट्रोवर्सी, सारे मैटर्स के रिगार्डिंग या फिर कुछ मैटर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सारे मैटर और कुछ मैटर के रिगार्डिंग हम इसमें सूट के कॉन्ट्रोवर्सी को खत्म कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। देखिए, और एनी मैटर, कोई भी मैटर्स में कवर है या फिर सारे मैटर, क्योंकि देखो
ऑल मैटर का मतलब है कि जो भी जितने भी क्वेश्चन आप कोर्ट के सामने लाए हैं सारे कोर्ट ने, फिर कोई मैटर कोर्ट के जुरिडिक्शन में है ही नहीं। भाई आप 5 पॉइंट कोर्ट के सामने लाए, उसमें से 2 तो कोर्ट के जुरिडिक्शन में ही नहीं है, तो जो 3 रिमेनिंग एनी मैटर्स जो है ना कोर्ट के जुरिडिक्शन में, उनको कोर्ट यहाँ पे खत्म कर दी है। सारों को नहीं कर पाए, कोर्ट का जुरिडिक्शन है ही नहीं। इस तरह से कनेक्ट करता है, हर पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझने की कोई नीड नहीं है। वो तो मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ कि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपके इंटरव्यू बोर्ड से भी बहुत कनेक्शन रहता है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्रेस कर रही हूँ। वैसे ये ऑल और एनी के बारे में कोई नहीं पूछने वाला आपसे। मेन बात क्या है, कंक्लूसिवली और फॉर्मल एक्सप्रेशन, इट मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। प्रिलिमिनरी और फाइनल का मतलब क्या है? प्रिलिमिनरी का मतलब ये होता है कि ये डिग्री, अगर कोई डिग्री प्रिलिमिनरी है तो उसका मतलब इस डिग्री के आगे हमें और भी प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने केस लगाया कि मुझे ना पार्टीशन करवाना है, तो कोर्ट क्या करेगी? प्रॉपर्टी का पहले तो पार्टीशन करेगी। 4 भाई है मान लो, 4 भाइयों ने केस लगा दिया पार्टीशन का, तो कोर्ट पहले पार्टीशन का ऑर्डर देगी कि भाई 1/4 1/4 1/4 1/4 डिवाइड कर दिया कोर्ट ने, और पूछता तुम एग्री हो ना? बोला हाँ। तो जब पार्टीशन का डिग्री पास करेगी ना, तो वो डिग्री हो जाएगी हमारी प्रिलिमिनरी। पर अभी तक कोर्ट इसके बाद पोजेशन की डिग्री भी पास करती है। पोजेशन मतलब भाई वो चारों भाई जो है ना, ये चारों है, ठीक है। अब ये 4 मंजिल है, अलग अलग मंजिल समझेंगे इसको, 4 मंजिल पे रहते हैं चारों भाई, ठीक है। ये अब कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया तो 1/4 1/4 1/4 करा, तो इनके बीच में ऐसा हुआ कि बड़े वाले भाई ने बोला मैं तो नीचे रहूंगा, मेरे को तुम फालतू ऊपर, मेरे को तुमने रख रखा है इतने सालों से, मैं तो नीचे रहूंगा। तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट के सामने और भाई ने बोला ठीक है। तो कोर्ट ने फिर पार्टीशन, पहले तो पार्टीशन कर दिया 1/4 1/4, हर को एक एक बिल्डिंग दे दी, और बोला, ये डिसीजन लिया कि भाई नीचे वाला, ऊपर वाला जो है ना भाई जो बड़ा था, वो नीचे वाले पोर्शन में आ जाएगा। तो कोर्ट पोजेशन की डिग्री भी देता है कि जिससे वो उनके बीच में कोई और कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो। पार्टीशन करने के बाद पोजेशन भी तो देना पड़ेगा ना उनको, तो पार्टीशन करना उनको उनको पार्टीशन करना उनके बीच में, ये हमारा हो जाता है प्रिलिमिनरी डिग्री। और जब कोर्ट उनको फाइनली पोजेशन दे देती है, तो ये हमारा हो जाता है फाइनल डिग्री, मतलब प्रिलिमिनरी डिग्री। दैट मींस वेयर फर्दर प्रोसीडिंग नीड्स टू बी कैरिड आउट, सॉरी कैरिड, जहां पे आगे प्रोसीडिंग और भी चलानी है। केस को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करने के लिए हमें आगे प्रोसीडिंग और भी चलानी पड़ेगी। केस इज नॉट कंक्लूडेड राइट नाउ प्रिलिमिनरी डिग्री के थ्रू, पर फाइनल डिग्री से केस पूरी तरह से कंक्लूड हो गया था है। एक बार पढ़ेंगे इसको, प्रिलिमिनरी फाइनल क्या होती है। देखिए, प्रिलिमिनरी डिग्री, फर्दर प्रोसीडिंग हैज टू बी टेकन बिफोर द सूट कंप्लीटली, सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करने के लिए फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो आपको लेके आनी करनी पड़ती है। फाइनल डिग्री, व्हेन एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। ऐसा फाइनल डिग्री मतलब कि यहाँ पे आप इस तरह से भी लिखते हैं कि फर्दर प्रोसीडिंग नीड नॉट टू बी कैरी, आपको फर्दर प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू करने की कोई नीड नहीं है। फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन, नीड नॉट टू बी टेकन, आगे करने की जरूरत नहीं है। व्हेन, और ये जो फाइनल डिग्री होती है ये केस को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देती है। यहाँ पे डिस्पोज करना भी बाकी है, पर यहाँ पे कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे इट डीम्ड डिग्री और नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आज के लिए हम क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इस पोर्शन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, सो दैट ये डिग्री वाले पोर्शन को आप अच्छे से समझोगे। अभी मैं समझा दूंगी, फिर कल भी कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, तो हम कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताने पड़ी थी, चाह रही थी यहाँ पे, देखिए मैंने आपको यहाँ पे डिग्री की डेफिनेशन पढ़ाई है, और मैं आपको यहाँ पे एक बार मेरी कॉपी दिखाना चाहूंगी। मेरी कॉपी तो है क्या यहाँ पे, महावीर की है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है, और ये जो कैंडिडेट है ये थर्ड रैंकर है हमारे यहाँ पे आरजेएस में 2021 में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ऑफ द सीपीसी 1908, देखिए किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। सेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी 1908, डिग्री मीन्स एन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच so far as regards of party conclusively determines। अब देखो यहाँ पे रटा हुआ है पूरा, पर नहीं करना, इतना डीप आप करोगे, मैं नहीं करना इतना, सही सही बोल रही हूँ मैं आपको, है ना। तो विच so far as regards of parties conclusively, आप सिंपली लिखेंगे डिग्री मीन्स एन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट which conclusively determines the right
इन द कंट्रोवर्सी, इंक्लूड्स प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। मैंने वो भी लिखा था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट, ठीक है। और right, it includes preliminary and final decree. It also includes rejection of plaint and determination of question under section 144 of the CPC, but does not include, क्या ये हम पढ़ रहे नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, ये दोनों पोर्शन मैंने अभी बोला ना कल पढ़ाऊंगी, 3 में से 2.5 नंबर इनको मिले। दिख रहा है आपको? तो ये चीज यहाँ पे आपको विजिबल होगी। इसके अलावा मेरी कॉपी भी अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पर उनको सेंड करनी पड़ेगी, मैं देख भी लेती हूँ मैंने लिखा क्या था। मुझे भी 2.5 नंबर ही मिले। अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। मेरे मार्क्स थे 55 और इनके मार्क्स है 65। फर्क है बहुत ज्यादा। ओनली एक पेज में आपको शेयर कर रही हूँ स्टार्टिंग का, ये भी अच्छे से विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि फिर भी हम कोशिश करेंगे पढ़ने की इसको। यहाँ पे 65 मार्क्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही इंटेलिजेंट कैंडिडेट है। ओहो, मैंने हिंदू लॉ में सेंड कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट दीजिए मुझे बस। देखिए ये बहुत ब्लर है, पर मेरा प्रेजेंटेशन देखिए आप, मेरे भी 2.5 नंबर दिए हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है, हर किसी स्टूडेंट को आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। पर पता है एग्जाम में बैठते हैं तब भूल जाते हैं सब। तो ये लिखा हुआ सा ब्लर दिख रहा होगा। सेक्शन 2(2) of the CPC 1908 provides decree is a formal adjudication of the court which conclusively determines the right of the party in controversy of the suit. It may be preliminary or final or partly preliminary or partly final. It includes rejection of plate under sections Rule 7, Order 7, Rule 11 and determination of question under section 144 of CPC, है ना। मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया इसको, पर it does not include dismissal for default and appealable order under order 43 rule। इसमें मेरे को भी सेम 2.5 नंबर ही दिए गए हैं। तो सेम सी लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। मैंने आपको मना किया था ना कि सो फार एज इट रिगार्ड्स जो लिखा गया है वो लिखने की कोई ज्यादा नीड नहीं होती। मैंने बेसिक लिखा थी वो आपके सामने, है ना। ये चीज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही चीज को मैंने इस तरह से लिखा है। ये पूरा आपका एग्जाम का क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, दिख रहा है आपको, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसी तरह से जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लोग ये और डिमांड कर रहे थे कि एक्सप्लेनेशन और लिखो, क्योंकि बेरेक्ट में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। अगर लिखते तो शायद 3 नंबर दे देते, पर कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं होता। 2.5 नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आधा नंबर काटने का उनका हक होता है, ठीक है। तो कोई डाउट अगर आपको कहीं पे लग रहा है तो प्लीज पूछे, अदरवाइज आप क्लास को लीव कर सकते हैं। मैम उसमें फिर केस लॉज लिखने की जरूरत नहीं होती जैसे नहीं कि वो भी इतना, मतलब जीजीएस में फिर भी नीड होगी, क्योंकि जीजीएस में क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस लेंदी आते हैं और ज्यादा नंबर के आते हैं। जहां तक मेरा कविता से बात हुई है जो मजिस्ट्रेट है अभी, तो उन्होंने बताया था मेरे को कि आपके बहुत लेंदी आता है, तो आपको लिखना होता है उर्वी केसेस, और ये एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखनी होगी। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाए तो डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन के साथ एक केस लॉ को लिखना होता है आपको, ओके मैम। है ना। 3 मार्क्स में काफी था, इतना नहीं लिख पाते एग्जाम में, ठीक है। और किसी का कोई डाउट यहाँ पे?